हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में पढ़ने वाले थे इकोनॉमिक्स का पार्ट टू, डिमांड का। ठीक है, डिमांड का हमने पार्ट वन डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको डिमांड के बारे में बताया था और हमने इसमें बताया था आपको कि व्यक्तिगत डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होती है, वो भी हमने बताया था। उसके बाद जो भी व्यक्तिगत डिमांड होती है उस पर किसी चीज़ का जो है प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पे आपको बताई थी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने आपको बाजार मांग पे किस किस चीज़ का फर्क पड़ता है, यहाँ से हमने वो छोड़ा था। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं कि बाजार मांग जो होती है तो किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है। ठीक है, बाजार मांग किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है, वो चीज़ें आज हम करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर बाजार मांग की, तो बाजार मांग का मतलब क्या था। कल जैसे हम बात कर रहे थे कि अक्षय ने मांग करी किसी चीज की, है ना, अजय ने किसी चीज की मांग करी, और भी बंदा हो सकता है, जैसे राम ने मांग करी किसी चीज की, या फिर श्याम ने किसी वस्तु की डिमांड की। तो जब हम इन चारों की मांग को जोड़ के बोले, या फिर हम चारों की मांग को प्लस कर लें, तब हम कह सकते थे कि ये क्या है, ये बाजार मांग है। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। अब ये जो बाजार मांग होती है वो किन किन चीजों से प्रभावित होती है, वो चीजें आज हम पढ़ने वाले इस लेक्चर में। ठीक है, तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया यहाँ पे कि सभी क्रेताओं द्वारा जो निश्चित कीमत पर किसी भी चीज की मांग करी जा रही है, एक उस सब मात्रा को हम जब जोड़ लेते हैं तो उसी को हम जो बाजार मांग कहते हैं। अब बाजार मांग पे सबसे पहले प्रभाव तो पड़ता है जनसंख्या का। जनसंख्या में परिवर्तन हो जाए, जैसे कि अगर जनसंख्या बढ़ जाए मान लीजिए किसी कारणवश, तो वहाँ क्या होगा, लोग ज्यादा होंगे तो किसी भी चीज की मांग क्या होगी, फिर ज्यादा होने लगेगी। कि हमारे यहाँ पर 1000 लोग जब अवेलेबल थे तो किसी चीज की मांग 100 थी। अब वही 1000 से मान लो 2000 लोगों की पॉपुलेशन हो जाती है, तो ये मांग हमारी 100 से क्या हो जाएगी, फिर ये डबल हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी फिर 200 हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है। वही इनका इनवर्स रिलेशन भी हो सकता है ना, कि 2000 जनसंख्या तो वैसे कभी कभी ही घटती तो है ही, है ना। न केवल जनसंख्या का आकार फर्क डालता है हमारा इस पे, उनकी संरचना भी फर्क डालती है, जैसे कि उनका इनकम लेवल क्या है ना, स्त्री पुरुष का औसत क्या है, कि कितने लोग वहां पर मेल है, कितने लोग पुरुष हैं, बच्चे कितने हैं वहां पर, वृद्ध लोग कितने हैं, वो सारी चीजें भी हमारी जो है मार्केट डिमांड में फर्क डालती है। ठीक है, पहला तो हो गया बाजार में क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन कब आएगा, जब जनसंख्या की बात होगी, है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट है यहाँ पर आय और धन का वितरण, कि आपकी अगर इनकम का लेवल चेंज हो जाता है ना, जहाँ पर आप महीने का 50,000 कमा रहे थे, वही 50,000 से अब आप 1 लाख रुपए महीने का कमाने लगेंगे, तो क्या होगा, इससे आपकी डिमांड में परिवर्तन आएगा, है ना। यदि आपकी आय और धन का वितरण धनिक लोगों के पक्ष में होता है, तो क्या होगा, वहां पर धनवान व्यक्तियों द्वारा उपभोग की जाने वाली आरामदायक वस्तुओं, विलासिता की वस्तुओं, आरामदायक वस्तु कौन सी, वो वस्तुएं जो कि आपको आराम देती हैं, जैसे कि एसी हो गया, है ना, कार हो गया, ये हो गई आरामदायक वस्तु। वही विलासिता की वस्तु कौन सी होती है, जो कि इंफीरियर गुड्स होती है ना। अब ठीक है, जो हो गया। अब वस्तुओं की मांग यहाँ पर क्या होती है, बढ़ जाती है ना, आरामदायक या फिर विलासिता की केस में, क्योंकि अगर आय का वितरण गरीब पक्ष में ज्यादा हो
तो निर्धन लोग जो चीज खरीद रहे थे, वो अनिवार्य वस्तुओं की मांग क्या करेंगे, फिर वहां पर बढ़ा देंगे। अनिवार्य वस्तु कौन सी होती है, जैसे कि वो था रोटी कपड़ा और मकान, है ना। ये चीज क्या है, ये अनिवार्य वस्तु है, ये तो चाहिए ही चाहिए, है ना, बिना इसके गुजारा नहीं है। थर्ड पॉइंट है हमारा ऋतु और मौसम की परिस्थिति, वही ये भी फर्क डालते हैं मार्केट की डिमांड पर, है ना। ये जब मान लो शीत ऋतु हो, तो क्या उस समय आइसक्रीम की मांग बढ़ेगी? नहीं। सर्दियां हो, है ना, तो ऊनी वस्त्रों की मांग बढ़ जाती है। वहीं आइसक्रीम की हम बात करें, तो ये ठंडा पेयजल है, तो गर्मियों में इसकी मांग बढ़ जाती है। इसी कारण अगर हम बारिश के मौसम की बात करें, तो वहां पर छाता की मांग हमारी बढ़ जाती है ना। बारिश में हमारे रेनकोट जो है ज्यादा बिक्री होने लगती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर होती है। उसके बाद अगला है हमारा, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, वो हम देख सकते हैं। जैसे कि स्थानापन्न वस्तु क्या है, स्थानापन्न वस्तु का एक उदाहरण दीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्थानापन्न वस्तु कौन सी होती है, स्थानापन्न वस्तु होती है हमारी चाय और कॉफी। ठीक है, चाय और कॉफी हो सकती है। इसका उदाहरण भी हम यही पे कि एक मान लीजिए चाय की कीमत 10 रुपए थी, कॉफी की कीमत थी वहां पर 8 रुपए। तो अगर चाय की कीमत 10 से क्या हो जाती है, चाय की कीमत 10 से हो जाती है मान लीजिए 15 रुपए की एक चाय, तो लोग क्या करेंगे, फिर कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज हो सकती है। यहाँ पर डेफिनेशन में आप इतना लिख सकते हो, उसके बाद आप इसका एग्जाम्पल इसी सेंस में दे सकते हैं कि चाय, जैसे कि चाय और कॉफी। घटिया वस्तुएं कौन सी होती है, जो मोटा अनाज होता है ना, मोटा अनाज होता है। कि जब हम पैसा कम कमा रहे थे तो हम इससे काम चला सकते थे। ये घटिया किस्म की वस्तु होती है। सामान्य वस्तुएं कौन सी होती है, सामान्य वस्तुओं में होती है हमारी जो नेसेसिटी की जो चीजें थी, है ना, अनिवार्य होती है। ये हमारी अनिवार्य वस्तुएं होती है। अब आते हैं अगला टॉपिक आज का हमारा, जो है मांग का नियम। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये है। लॉ ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें, तो ये कीमत में और मांग में विपरीत संबंध दिखाता है। हमेशा क्या दिखाता है, विपरीत संबंध दिखाता है। मांग का नियम ही ये कहता है कि कीमत और मांग में क्या होगा, विपरीत संबंध होगा। और इसमें हम जो है ये इसी चीज की स्टडी करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल तालिका है, यहाँ पर वहीं से समझ लेंगे। पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको रीड करते हैं कि वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा की आपसी संबंध की व्याख्या करेंगे हम। मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, वो सारी चीज क्या रहती है, यहाँ पर फिक्स रहती है। केवल परिवर्तन होगा तो किस में होगा, कीमत में परिवर्तन होगा। मांग के नियम में केवल कीमत में परिवर्तन होता है, बाकी की सारी चीजें क्या रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है जी। वही मांग का नियम क्या बताता है हमें कि यदि मांग के अन्य निर्धारक तत्व क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, मतलब लोगों की आय चेंज ना हो, लोगों का टेस्ट चेंज ना हो, है ना, वो सारी चीजें, मौसम में परिवर्तन ना हो, तो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी कीमत में क्या होता है, यहाँ पर विपरीत संबंध होता है। मांग बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तब बढ़ेगी। वही प्राइस अगर बढ़ गया तो मांग घट जाएगी, है ना, इनवर्स रिलेशन होता है। या कीमत गिरने पर मांग बढ़ जाएगी। भाई कीमत अगर कम हो गई किसी चीज की, तो हम ज्यादा चीज डिमांड करेंगे। वही कीमत बढ़ गई है तो हम मांग को अपनी को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, है ना। यदि अन्य कारक क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, और किसी चीज में परिवर्तन ना हो, बाकी की चीज में अगर परिवर्तन हो गया, तो फिर हमारे मूड में कुछ और चलने लगेगा यहाँ पर। अब आते हैं हम यहाँ पर एक तालिका दोबारा स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए किसी, यहाँ पर हम बात करते हैं केले की बात करें, ठीक है, यहाँ पर हम केले की एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। ठीक, तो प्रति केजी नहीं, हम केले की, एक केले की बात करके चल रहे हैं। मान लीजिए 1 रुपए का 10 केले आप परचेज कर रहे थे, वही रुपया केले का क्या हुआ, बढ़ गया, मतलब एक से क्या हो गया, 2 हो गया।
तो क्या आप अब भी जो है 10 ही खरीद पाओगे? नहीं, अब कम खरीद पाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो कीमत है वो क्या हो गई? कीमत इंक्रीज हो गई, कीमत बढ़ गई। वही और बढ़ जाए कीमत तो आप अपनी खरीदने की मात्रा में और कमी करोगे। और बढ़ गई कीमत तो आपने और कम खरीदना स्टार्ट कर दिया। भाई कीमत और 5 पे पहुंच गई तो आपने और कम खरीदा। क्यों? क्योंकि पैसा आपके पास लिमिटेड है ना? पैसा आपके पास क्या है? लिमिटेड है। तो जितना पैसा आप यहाँ पर खर्च कर रहे थे, 1 रुपया खर्च करके 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, वही अब 2 रुपए होगी उसकी कीमत। तो आप जो है कम खरीद के भी काम चला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं next, ठीक है। जैसे कि इसमें चित्र में हमने प्रस्तुत किया इस चीज को कि पहले मूल्य था 1 रुपया। पहले मूल्य क्या था? पहले मूल्य 1 रुपया था। तो जब 1 रुपया मूल्य था तो आप उस चीज की डिमांड कर रहे थे 10। लेकिन जैसे ही मूल्य उसका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो आप खरीदने की मात्रा में क्या कर रहे हो? कमी कर रहे हो। है ना? देखो, अंदर भी शिफ्ट हो गया आपका ये कि जब मूल्य उसका 2 हो गया तो हमने और कम खरीदा। जब मूल्य उसका और बढ़ गया तो हमने और कम खरीदा। जब मूल्य उसका और बढ़ गया तो हमने और कम खरीदा। ऐसे हम जब जैसे जैसे प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे हम अपनी खरीदने की मात्रा में क्या कर रहे हैं? कमी कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे करके और डिमांड करो हमेशा क्या होता है? नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। नीचे की ओर गिरता हुआ मतलब कि ये राइट वार्ड होता है ना? यानी कि बोल सकते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ठीक है। बात क्लियर है अपना? मांग का नियम की कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताओं को बोलते हैं एजम्पशन। ठीक है। ये आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। क्यों? क्योंकि भाई पेपर में ये कई बार पूछ भी गई है, इसलिए आपको ये तो भूलना ही नहीं है। जैसे कि मांग के नियम में कीमत के अतिरिक्त बाकी चीजों को प्रभावित करने वाले कारकों को क्या रखते हैं? स्थिर रखते हैं। मतलब हम जब मांग का नियम पढ़ते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि कीमत के अलावा बाकी की कोई चीज में परिवर्तन नहीं होगा, अन्य बातें क्या रहेगी? समान रहेगी। हम मान कर चलते हैं ऐसा। ठीक है। जैसे कि स्थानापन्न वस्तु की कीमत में क्या होगा? कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। पूरक वस्तुओं में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। स्थानापन्न वस्तु की कीमत कैसी? स्थानापन्न वस्तु वही। हम यहाँ पर चाय और कॉफी की बात कर रहे थे। हम यहाँ पे चाय और कॉफी की बात कर रहे थे। कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए इसमें। पूरक वस्तुओं के केस में भी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर पेन और हम इंक की बात करें, इंक की बात करें, या फिर हम कार और पेट्रोल की बात करें। ठीक है। क्रेता की इनकम पहले जो थी वही रहनी चाहिए, पूर्व रहनी चाहिए। मतलब हमारी इनकम में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। हमारे खरीदने के स्वभाव में, हमारी आदत में, हमारी रुचि, ये कोई भी चीज चेंज नहीं होगी, ऐसा हम मानकर चलते हैं। ये मांग के नियम की क्या है? मान्यताएं। ठीक है। अब मांग का नियम क्रियाशील होने के क्या कारण है? मतलब कब जो है ये काम करता है? तो जब हम यह स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि कम कीमत पर क्रेता वस्तु की इकाइयां अधिक क्यों खरीदता है और अधिक मूल्य पर कम क्यों खरीदता है, वो चीजें ही तो देखते हैं हम यहाँ पर। मतलब कि अगर किसी चीज की कीमत कम है तो आप क्या करेंगे? वो आप ज्यादा खरीदेंगे वस्तु। वही अगर कीमतें कम है तो आप मतलब कम कीमत पर ज्यादा वस्तु खरीदोगे, ज्यादा कीमत पर कम खरीदोगे। इनवर्स रिलेशन है। अथवा मांग का नियम कैसे क्रियाशील होता है कि मांग का ढलान बाएं से दाईं और नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है, और मांग के नियम के लागू होने के मुख्य कारक क्या है, वो पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है। सबसे पहला तो है यहाँ पर ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बताता है आपका? कि आप जैसे जैसे किसी वस्तु की एक अधिक इकाइयां कंज्यूम करते हो, अधिक इकाइयां खरीदते हो,
तब आपको अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता क्या हो जाती है, फिर घट जाती है। अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घट जाती है। मान लीजिए आपको भूख लग रही है, तो उस समय आपको जो जिज्ञासा होती है किसी चीज को मिलने वाली, या सेटिस्फेक्शन जो होता है, वो हाई लेवल पे होता है। लेकिन जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम करते जाते हो, किसी चीज का उपभोग करते जाते हो, तो आपको उससे मिलने वाला जो उपयोगिता होती है, संतुष्टि होती है, वो क्या रहती है, वो गिरती रहती है ना। तो ये होता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। एक तो ये कारण होता है। सेकंड रीजन होता है उसका कि आय का प्रभाव, कि जब कीमत गिरती है किसी चीज की, और उपभोक्ता की आय और उसकी क्रय शक्ति क्या हो जाएगी, तो उस चीज से बढ़ जाएगी। कीमत गिरने से तो बढ़ती है, ये इनकम इफेक्ट है ना। वही मौद्रिक आय से वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने में हम समर्थ हो जाते हैं फिर। जैसे कि हम यहाँ पर मान सकते हैं कि आइसक्रीम की कीमत 25 रुपए प्रति इकाई थी, तो हम उस समय 4 आइसक्रीम परचेज करके चल रहे थे। वहीं अगर आइसक्रीम की कीमत 25 से घटकर क्या रह जाती है, 20 रह जाती है, तो जहां हम 4 आइसक्रीम खरीद रहे थे, वहां पर हम कितनी खरीदेंगे, 5 आइसक्रीम खरीद लेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। उसके बाद थर्ड है हमारा यहाँ पर स्थानापन्न प्रभाव। स्थानापन्न का मतलब क्या था, चाय और कॉफी की जो हमने बात करी थी, है ना। यहाँ पर इन्होंने दूसरी एग्जांपल लेके चला है, तो हम उसी को देख लेते हैं। जैसे कोका कोला और पेप्सी में प्रत्येक की कीमत 10 रुपए है, मान लीजिए। यदि कोका कोला की कीमत क्या हो जाए, फिर गिर जाए, तो अगर दोनों के रेट पहले सेम थे, लेकिन अगर एक की कीमत में गिरावट आ गई, है ना, कोक की प्राइस क्या हो जाए, गिर जाए, तो कोक सस्ता हो गया है फिलहाल। तो कोक सस्ता हो गया, तो इसका प्रयोग पेप्सी के स्थान पर कर सकते हैं लोग बाग। तो लोग पेप्सी 10 रुपए की खरीद रहे थे, मान लीजिए ये तो कोक का प्राइस है 10 रुपया, ठीक है, और पेप्सी का प्राइस भी क्या है, 10 रुपए है। वहीं अगर कोक का प्राइस क्या हो जाए, 10 से 8 हो जाए, तो ये पेप्सी के मुकाबले क्या होगी, फिर ज्यादा बिकने लगेगी। ये ज्यादा बिकने लगेगी, ठीक है। इससे कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी। ये हो गया स्थानापन्न, मतलब एक की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं फोर्थ पॉइंट है हमारा, क्रेता की संख्या में परिवर्तन। कि अगर मार्केट में खरीदने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन होगा, तो उससे भी मांग पर फर्क पड़ने लगता है ना। जैसे जब कोई किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तो कई पुराने ग्राहक जो घटे हुए मूल्य पर मांग पहले से अधिक खरीदने लगेंगे, है ना। जहां पर आपके मन में ये डाउट था कि भाई 100 रुपए की चीज है, हम नहीं खरीद रहे, लेकिन जैसे ही वो 100 रुपए वाली चीज 80 रुपए में मिलने लगेगी, तो आप भी खरीदने लगेंगे। तो उससे क्या होगा, लोग बाग ज्यादा आएंगे मार्केट में, लोग ज्यादा आएंगे तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी, है ना। नए खरीदार मार्केट में क्या हो जाएंगे, उससे उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि बढ़े हुए मूल्य पर आप नहीं खरीद रहे थे, लेकिन जब गिरे हुए मूल्य पर आप उसको खरीद रहे थे, तो ये भी फर्क डालता है यहाँ पर। वस्तु के अलग अलग प्रयोग भी हो सकते हैं, जैसे कि दूध का प्रयोग आप पीने में कर सकते हैं, मिष्ठान बनाने में कर सकते हैं, और आइसक्रीम बनाने में कर सकते हैं। यदि दूध की कीमत क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसका प्रमुख उद्देश्य में प्रतिबंधित रह जाएगा। जैसे कि इस प्रकार कम महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कि मान लीजिए इन 3 चीजों में से हम केवल पीने से ही काम चलाएंगे, फिर हम उसका मिष्ठान बनाने में या फिर आइसक्रीम बनाने में उसका प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि दूध की कीमत क्या हो जाए, कम हो जाए, मान लीजिए अगर दूध की कीमत कम हो जाएगी, तो विभिन्न प्रयोगों में इस्तेमाल होने से दूध की मांग फिर बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसकी अपवाद जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।